नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से निपटने में देश के सफल संघर्ष की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के भरोसे को देश की शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, इससे निपटने के लिए जनता को मिलकर काम करना चाहिए। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल और घर घर जाकर प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 और नामों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। और मेलबर्न में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास रचा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्री मोदी ने कहा कि 30 जनवरी बापू की शिक्षाओं की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल मूर्ति स्थापित करके देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने इनसे प्रेरणा लेने के लिए सभी से राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया। इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। ऐसा ही एक सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि कर्नाटक के किसान अमई महालिंग नायक को भी पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक नवाचार किए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने उन्हें मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश लिखे। मुझे
1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह देश तक ही सीमित नहीं है। क्रोएशिया के जाग्रेब के कुछ छात्रों ने भारत के लिए 75 कार्ड भेजे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, देश को खोखला कर रहा है और हम सबको मिलकर इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिक्षा और ज्ञान की पवित्र भूमि रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी के पूर्व छात्र जय चौधरी का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने आईआईटी BHU फाउंडेशन को $10 लाख दान दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति प्रेम और प्राणियों के लिए करुणा का भाव भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसकी झलक इस बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई दी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि दूरदर्शन का तमिल चैनल जल्द ही HD फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा। उन्होंने DT चेन्नई में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दूरदर्शन का उद्देश्य स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी की आशंका को खारिज किया। संसद का बजट सत्र कल शुरू होगा। बजट सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। ये संयुक्त सत्र संसद के केंद्रीय कक्ष में सवेरे 11 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति के भाषण की प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी। कल ही वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा में सभा के पटल पर रखी जाएगी। इस बार का बजट पेपरलेस होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बजट सत्र कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा। बजट सत्र के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पारी में होगी, जो बुधवार से प्रभावी होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। वहीं लोकसभा की बैठक शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगी। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठकें होंगी। बजट सत्र के प्रथम भाग के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा आम बजट पर भी चर्चा होगी। इस बार राज्यसभा में शून्यकाल को 1 घंटा से घटाकर आधा घंटा कर दिया गया है। वहीं 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होंगी। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सरकार ने सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के वास्ते कल दोपहर बाद 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड की स्थिति के कारण ये बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इसमें दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए कल शाम 5 बजे सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाई है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 2 विशेष कार्यक्रम अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक सुना जा सकता है। संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर किया जाएगा। इस परिचर्चा में सांसद और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोलें और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहें। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से निपटने में देश के सफल संघर्ष की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के भरोसे को देश की शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, इससे निपटने के लिए जनता को मिलकर काम करना चाहिए। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद के पटल पर रखा जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल और घर घर जाकर प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 और नामों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। और मेलबर्न में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास रचा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता घर घर जाकर प्रचार के साथ साथ छोटी जनसभाएं तथा डिजिटल रैलियां आयोजित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शोभा करंदलाजे, अश्विनी चौबे, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में अलग अलग जिलों में प्रचार किया। कासगंज जिले में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र को लागू किया है और पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेरठ जिले में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया। कांग्रेस के ही हार्दिक पटेल ने वाराणसी में प्रचार अभियान चलाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ आज हापुड़ में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाएगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसमें 61 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने हाथरस और बिस्वान सीटों के उम्मीदवारों में बदलाव किया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी आज 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये सभी सीटें उन जिलों में हैं जहां चौथे चरण का मतदान होना है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने फतेहपुर जिले के बिंदकी से जय कुमार सिंह जैकी को चुनाव मैदान में उतारा है। वे वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। इस बार उनका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2017 में जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने उनके चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी।
गोवा में विधानसभा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। उत्तराखंड में नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 727 नामांकन वैध पाए गए। विधानसभा की 70 सीटों के लिए कुल 750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस सूची की घोषणा नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हेइंगांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री टी विश्वजीत सिंह को थोंगजू सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। पूर्व अधिकारी के रघुमणि सिंह को उरीपोक से टिकट दिया गया है। सूची में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। निवर्तमान विधायक सुश्री नेमचा किपगेन कांगपोकपी सीट से चुनाव लड़ेंगी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज शाम नई दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में सम्मान स्वरूप मौन भी रखा। इस अवसर पर वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे बापू के प्रिय भजन गाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शहीद दिवस पर अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी की भव्य दीवार भित्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत मौजूदा समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। देश भर के 75 कुम्हारों द्वारा 2975 मिट्टी के कुल्हड़ों से इस भव्य दीवार भित्ति चित्र को बनाया गया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में 75% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है नारी बदलाव की वाहक। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक भारत से रेडी टू ईट उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24% बढ़कर 39 करोड़ 40 लाख डॉलर तक हो गया। मुख्य रूप से अमेरिका, संयुक्त अरब अमारात, कनाडा और श्रीलंका को ये निर्यात किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और रेडी टू सर्व जैसे खाद्य उत्पादों में पिछले 1 दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि 2 दिन पहले उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया है, लेकिन वे सघन चिकित्सा कक्ष में निगरानी में रहेंगी। 92 वर्षीय पार्श्व गायिका लता जी को कोविड संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीजों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम। आज हम कुदमुल रंगाराव को भी याद करेंगे, जिन्होंने सामाजिक सुधार के युग की शुरुआत की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कासरगोड में एक गरीब परिवार में जन्मे रंगाराव ने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की कल्पना की थी और 1890 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की। रंगाराव ने पंचमा स्कूल खोले। जाति मतगळ भेदव तಳ್ಳಿ अस्पृश्यतेय होगलाडिಸಿ। बच्चों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए राजी करने के वास्ते उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन और माता पिता को प्रतिदिन 2 पैसे देने की व्यवस्था की, ताकि उनमें रुचि विकसित की जा सके और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जा सके। कुमार मंगलम के जमींदार से अपनी विधवा बेटी का विवाह करके उन्होंने भारत में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की एक मिसाल कायम की। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपने एक बेटे का विवाह सी राजगोपालाचारी की बेटी से किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने श्री रंगाराव से सामाजिक निष्ठा को पहचाना। वे मेरे लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। जब पिछड़े के उत्थान की बात आती है तो वे मेरे शिक्षक हैं।
कुदमुल रंगाराव ने 30 जनवरी 1928 को मैंगलोर में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी है। 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी से प्रेरित थे। वे प्रभा और बाद में कर्मवीर के संपादक भी बने। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा और उनकी पत्रिका को जबरन बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादतियां वीर देशभक्त कवि की इच्छा शक्ति को कभी नहीं झुका सकी। जेल से बाहर आने के बाद माखनलाल ने अपनी पत्रिका फिर से शुरू की। आजादी के बाद माखनलाल ने सत्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया और भाषण तथा लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वे एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। 1955 में उनके काम के लिए उन्हें हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने 30 जनवरी 1968 को भोपाल में अंतिम सांस ली। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा सादर नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में स्पेन के नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को एक रोमांचक मैच में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नडाल ने 2020 में फ्रेंच ओपन में अपना 20वां खिताब जीता था। कल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्वी तट पर भीषण बर्फबारी हो रही है, जिससे यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त है और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। कल भारी हिमपात और तेज हवाएं चलने से पहले 5 राज्यों में आपात स्थिति की घोषणा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से निपटने में देश के सफल संघर्ष की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के भरोसे को देश की शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, इससे निपटने के लिए जनता को मिलकर काम करना चाहिए। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद के पटल पर रखा जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल और घर घर जाकर प्रचार अभियान जारी। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 और नामों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है।
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली में गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए और मेलबर्न में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।